बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। टिकटिकियों पे लगाना चाहिए, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, तो क्या ये हल होगा? और बहुत सारे और इशूज़ हैं, उन पर हमें बात करनी है। ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान पे अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने जा रहा है, जिस बात का तकरीबन आइडिया था सबको कि अमेरिका इसका गुस्सा या मलबा किसी पे डालेगा तो पाकिस्तान से अच्छी चॉइस हो नहीं सकती। वो पाकिस्तान में डालेंगे, पाकिस्तान इसको कैसे अवॉइड कर सकता है और हम कैसे इसमें से निकलेंगे, या ये ऐसी चीज़ है जिसको होकर रहना है। पाकिस्तान पे पहले भी पाबंदियाँ लगती रही हैं। अभी अमेरिका ने रशिया पे पाबंदियाँ लगाई हैं, जिनको चाइना ने मुस्तरद किया। पहले चाइना पे लगाई थी, उनको रशिया ने और कई और मुल्कों ने मुस्तरद किया था। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, कुछ लोग मुस्तरद करते हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने का इम्पैक्ट क्या आ सकता है? चेयरमैन नैब की तौसीह। और एक बात, मरियम नवाज ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग उनसे डरते हैं जो हमसे डरते हैं। वो कौन लोग हैं जिनसे जो डरते हैं और दोनों तरफ डरते हैं? यानी इनकी पार्टी में डरने वाले कौन हैं और वो दूसरे डरने वाले कौन हैं जो मरियम नवाज वगैरह से डरते हैं? अब इस पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बदर अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद गिरामी हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा है, लगातार सीखते हैं। आज भी जब कहीं फंस जाते हैं तो बदर भाई को फ़ोन करते हैं तो वो रानो भाई हमें मिल जाती है, शुक्र अल्लाह का। बाकी दोनों इंतहाई सीनियर सर्विसमैन और बड़ी खिदमत उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब हैं, तजियाकार, और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप दोनों किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं जनरल साहब के पास चला जाऊं, और जनरल साहब के पास जो पहली चीज़ मुझे रखनी है वो ये रखनी है कि सर, पॉलिटिकल मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन पहले ज़रा अमेरिका पे आ जाएं। पाबंदियाँ और उनका बिल 22 सेनेटर्स ने पेश किया है। पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाएगा, दबाव ज़्यादा डाला जाएगा, तलवार लटकाई जाएगी, या अल्टीमेटली पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी? अगर पाबंदियाँ लगाते हैं तो पाकिस्तान उनके किस काम का, और एक डरा हुआ दबाव में प्रेशर में काम करने वाला पाकिस्तान उनके किस काम का? सर, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा जनरल साहब। उसके लिए पहले ये देखना होगा कि अमेरिका चाहता क्या है। या उसका काम पाबंदियों से निकलेगा, या उसका काम यह है कि वो पाकिस्तान को डरा धमका कर, अंडर प्रेशर रखकर वो काम करवा सकता है। अगर तो अमेरिका का ख्याल ये है कि पाकिस्तान सीपैक से निकल जाएगा या पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड से निकल जाएगा, तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पाबंदी लगा दे तब भी काम नहीं हो सकता। ये डरा धमका भी नहीं हो सकता, पाबंदियों से भी नहीं हो सकता। दूसरा अगर उसका ख्याल ये है कि वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका के मफादात की निगहदाश्त के लिए उन सब लोगों की सपोर्ट करना शुरू कर देगा जो तालिबान को मंजूर नहीं है, और जिनको शायद बहुत कम लोग और ही मंजूर करते हैं, तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान का और अफगानिस्तान का और अफगानों का मसला है। वो जिसको लेके आए, जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा। इससे तीसरा और आखिरी ये है कि क्या पाकिस्तान को दबाव डालकर वो भारत के साथ, जो भारत को पहले उन्होंने एक इस खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया था, उसका नथी करेंगे? पाकिस्तान दबाव में आकर ये बात मान लेगा? किसी हद तक पाकिस्तान ने पहले जो दबाव पड़ा था उससे सीज फायर वगैरह की बातचीत तो हुई थी, और पाकिस्तान ने बाकायदा एक सेमिनार भी करवाया कि भी पीस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भारत मानता नहीं है। तो शायद जो कुछ भी अमेरिका कर ले, वो पाबंदियाँ लगा ले, पाकिस्तान को डरा धमका ले, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान तो पाकिस्तान का कर सकता है, लेकिन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। उसके मकासद में जो चीज़ दूसरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो इस खित्ते को अमन से रहने देना चाहता भी है कि नहीं है। मैं शुरू दिन से एक बात कर रहा हूं कि अमेरिकन फौज यहां से निकली, अमेरिका इस खित्ते से नहीं निकला, और जब तक अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है किसी न किसी शक्ल में, यह खित्ता स्टेबलाइज नहीं होगा। और अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो पाकिस्तान को प्रेशर डाले या ना डाले, पाकिस्तान को तो वैसे मसला बन जाएगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक मसला है। तो ये जो बिल लेकर आए हैं, ये रिपब्लिकन जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं उनका है। ये 20 सेनेटर्स ने पेश किया है, इसमें डेमोक्रेट शामिल नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स बिल है, ये शायद पास ना हो, लेकिन ये बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ के पता ये लग चल जाता है कि भी जो उन्हें पता कुछ नहीं है, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं या जो न्यो कॉन्स है, उनको चीज़ों का एक तो अंदाज़ा नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बात की है कि चीन पे ये कर देंगे और रूस को ये कर देंगे, और आइंदा से जो इस खत्ते में जो एक पावर ब्लॉक बनने जा रहा है उसको हम तोड़ने की कोशिश में ये कर, तो बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि वो अमेरिका की एक जो सोच है ख़ास, वो उसकी वजाहत का ये बिल इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से, क्योंकि इसका हमने तोड़ करने के लिए बिल पास हो या ना हो,
लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तलवार तो लटकी है, चाहे फेटफ है, चाहे दूसरी IMF की है, चाहे वर्ल्ड बैंक की है, ये तलवार तो खैर अमेरिका के हाथ में ऑलरेडी है ही है ये। ठीक है, मैं शहजाद चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि एक्चुअली अब हमसे चाहता क्या है। देखें, तालिबान ने उनको एक दिन पहले खबरदार किया, क्योंकि आपका ताल्लुक भी एयरफोर्स से, और आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तालिबान के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि वो पता करें कि उनकी फ़िज़ा में कितने ड्रोन मौजूद हैं जो उनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। लेकिन उनको बताने वाले भी अब मौजूद हैं इसी खित्ते में, यानी रशिया, चाइना, कोई और भी उनको बता सकता है कि जनाब यहाँ पे इतने ड्रोन्स हैं जो आपकी फ़िज़ा में इस वक्त घूम रहे हैं। उन्होंने वार्न किया अमेरिका को कि अपने ड्रोन्स यहाँ से ले जाएँ, ये हमारी कानूनी जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है। और अमेरिका सर्वेलेंस तो करना चाहता है इस खित्ते की भी, अफगानिस्तान की भी। पाकिस्तान से एटलीस्ट वो क्या चाहेगा कि पाकिस्तान वो करे तो वो राजी हो जाएं, या ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर से उतरे, या ये रहेगा? देखिए, अगर तो अमेरिका ये समझता है कि वो पाकिस्तान को चीन से हटवा देगा, सीपैक से स्लो करवा देगा, सीपैक को स्टॉल कर दवा देगा, तो मेरा ख्याल है फिर तो बहुत गलत सोचता है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी समझ के साथ, जिसका दुनिया भर में इतना अमल दखल है, अगर वो ये भी नहीं बुनियादी चीज़ नहीं समझ पाता तो फिर तो बहुत ही गलत कंसेप्शन है उसके अंदर, वो सोच के अंदर कुछ खलल है उसके। दूसरी बात, अगर वो ये समझता है कि हम भारत की कोई इजारादारी कबूल कर लेंगे, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल चीज़ है। एक दो चीज़ें और हो सकती हैं, शायद हम पे कभी कोई ये भी बात की जाती है कि न्यूक्लियर का कोई पाकिस्तान पे, मेरा हाल है वो वक्त गुजर गए जो न्यूक्लियर का, अब तो मतलब ये कहने की बात रह गई है ज़ुबान की हद तक, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें बहुत आगे इस्टेब्लिश्ड एक न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर पार है, तो ये इसलिए ये भी मुमकिन नहीं है। हाँ, बेसिस की बात हो सकती है, वो ये चाहता हो कि ओवर द होराइजन जो मुझे मिल रहा है, अगर मिल सकता है पाकिस्तान से, तो आसानी उसके लिए बहुत हो जाती है, जिस तरह शमसी वगैरह में पहले उसको आसानी हो गई थी यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ गो कि आपने जिक्र किया कि उनके जो ड्रोन्स हैं वो रूस उनको इन्फॉर्म कर देगा कि कितने आए हैं या कितने, या कोई और इन्फॉर्म कर सकता है। रूस असल में उनको बढ़ चढ़ के आगे पेश कर रहा है कि आप सेंट्रल एशिया के अंदर जो हमारे बेसेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन्स के लिए, ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी के लिए। और लगता ही है मोस्ट लाइकली कि वो शायद वो उसी कैपेबिलिटी को सेंट्रल एशिया से इस्तेमाल करेगा। तो बाहर सूरत कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, ये दूसरी बात जनरल साहब ने जो कही कि वो कितना डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, मेरा ख्याल है अगर डिस्टेबलाइज रखना चाहता तो शायद यहाँ से जाता ना, वो 2,500 भी छोड़ देता है यहाँ पे कि चलो ये 2,500 ये और कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिला के काम करते रहेंगे यहाँ पे जो गंद क्रिएट करना है। तो मेरा ख्याल है वो अक चुका था, जिसे पंजाबी में कहते हैं अक गया था, वो पैसे खर्च कर करके अक के वो फाइनली यहाँ से उसने जाना था, चला गया। तो फिर अब हमसे क्या चाहते हैं सर? हमसे क्या चाहते हैं? भी कर ले, हमसे वही मैं बता ना, बेसिस की बात हो सकती है ना। बाकी अपनी अपनी सोच है, बाकी अपनी सोच है कि इसको जहां तक आप ले जाएंगे हमसे, असल में हमारे साथ दुश्मनी क्या है उनकी। अच्छा, तो अब अगर उसने दुश्मनी हमारे साथ ही करनी है तो मतलब ये तो फिर सुपर पावर तो फिर हम हुए, वो तो ना हुआ ना कि इतना बड़ा मुल्क हो कि हमसे दुश्मनी करना चाह रहा। तो बात ये हो गई कि तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा हौसले के साथ हालात को स्टडी कीजिए। हाँ, जो एक प्रेशर पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान सपोर्ट अगर तालिबान को अफगानिस्तान में करता रहेगा तो तालिबान उस तरीके से फेल नहीं होंगे जिस तरीके से कि अमेरिका शायद चाहता है कि यहाँ वो वहाँ पे फेल हों। हाँ। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान फेल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको एक हज़ीमत उठाना पड़ी है, तालिबान की वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई है। तालिबान आज हावी नज़र आते हैं अमेरिका के ऊपर, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर क्रैश करना है तो तालिबान क्रैश करें, अगर गिरना है तो वो गिरें, पता लगे कि हाँ वो इस काबिल नहीं है, फिर शायद दोबारा से कोई हामिद कारज़ाई उठेगा, फिर कोई ये गनी अब्दुल गनी, वो क्या अशरफ गनी उठेगा, अब्दुल्ला उठेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी अमेरिका के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेरा ख्याल है। बाकी उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी जैसे है ना बॉक्सिंग के अंदर अपनी वेट ग्रुप के अंदर रहना चाहिए बंदे को मत्था बहुत ज़्यादा ऊंची जगहों पे कम लगाना चाहिए, ताकि अपने अंदर रह के अपनी जहाँ पे आप अपनी ताकत के साथ कुछ शेप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, वहाँ यूज करें, अदरवाइज बिला वजह जोर ना लगाएं। एग्जैक्टली, मतलब हाँ, मतलब जब जोर ही नहीं है तो फिर यार इतने बड़े भोलू पहलवान को फिर मतलब उसके साथ क्या मतलब कुश्ती लेनी है फिर। मैं छोड़े इसी सवाल को मैं मतलब बात साहब के सामने रखता हूँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन इसका जो होगा उस पर एनालिसिस बड़ा जरूरी है। अदरवाइज देखें, जो अमेरिका के मफादात हैं इस खित्ते में वो चीन और रशिया के नहीं हैं, और जो चीन और रशिया के हैं वो अमेरिका के नहीं हैं। अगर अमेरिका इस खित्ते पे नज़र भी रखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान अगर चीन और रशिया के साथ
कारोबार करना चाहता है तो फिर पाकिस्तान को, अमेरिका को नो बोलना पड़ेगा। इस पोजीशन में पाकिस्तान, यानी सिचुएशन ऐसी है, इसको मैनेज कैसे किया जाए? क्या अब इन दो बड़ी ताकतों को, जो आपस में नहीं लड़ना चाहती लेकिन दोनों आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुर्बानी दें या वो करें जो वो चाह रहे हैं, तो उन दोनों ताकतों में पाकिस्तान बैलेंस कैसे करेगा? बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगी सर? शुक्रिया इमरान। देखिए, हमारे लिए एक जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि अमेरिका क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चीज़ ये कि हमारे पास उसका तोड़ क्या है। अभी आपको पता है कि इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में जितनी ख़राब होती है उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। एग्जैक्टली। और बहुत शिद्दत से आएगा। FATF होना है। FATF भी एक ऐसी तलवार है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो हमारे पास क्या तोड़ है, क्या उसका काउंटर, इस तरह इकोनॉमिकली अपने आप को इस सिचुएशन के लिए हमने ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ है और कोई प्लान भी है हमारे पास या नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि अमेरिका क्या सोच रहा है, हमें ये सोचना है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका एक डिफीटेड फोर्स के लिए अब तक है, और डिफीटेड जब फोर्स होती है कोई, तो वहाँ वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। एग्जैक्टली। इंटरनली भी इश्यूज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो वो किसी भी तरीके से आ सकता है। हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। चाइना हमारा ट्रस्टेड है, लेकिन चाइना किस हद तक हमारे साथ आके खड़ा होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया किस हद तक हमारे साथ खड़ा होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या हम पूरे लड़ाई लड़ सकते हैं? लड़ाई से मुराद ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट अगर शार्प होता है तो क्या हम पूरे वेस्ट के साथ वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। हमारा एक इशू ये है कि हम बहुत ज़्यादा तालिबान से हम बहुत स्ट्रांगली और बहुत फोर्सफुली और बहुत कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, और दुनिया को ये बावर कराने की, चाहे वो जितना भी सही हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ऐसा कि हम तालिबान के स्पोक्समैन बन गए हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो हमें इस चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक इसमें जा सकते हैं। और चूँकि अफगानिस्तान, वो खुद भी, अफगान गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, उनके लोग बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है अगर वहाँ ह्यूमन क्राइसिस खड़ा होता है, वहाँ जो इस तरह की सिचुएशन खड़ी होती है तो उसमें टेररिज्म भी बढ़ सकता है। उसका फॉल आउट पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में जो TTP और दूसरी तंजीमें हैं वो भी प्रोएक्टिव हो सकती हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत इत्मीनान सिचुएशन नहीं है जी, हमारे लिए सोचने वाली सिचुएशन है जी। ठीक है, अब हमें इसके अंदर से निकलना है, लेकिन जनरल साहब वापस आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि हमारी इकॉनमी हमें मजबूर करती है। हम फैसले करने से पहले सबसे पहले अपनी जेब देखते हैं, और जब जेब को देखते हैं तो वो खाली है। वो दोनों फरीकैन आपस में नहीं लड़ना चाहते, यानी अमेरिका चाइना आपस में कोई झगड़ा नहीं चाहते, चाइना रशिया भी आपस में कोई झगड़ा नहीं चाहते, वो आपस में ठीक रहना चाहते हैं। लेकिन दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान वो करे जो उनको सूट करता है, और दोनों के फायदे, हालात ऐसे हैं कि दोनों के फायदे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान दोनों को बैक वक्त वो फायदे इसलिए नहीं दे सकता कि या तो इसको दे सकता है या इसको दे सकता है, उसमें टकराव हो जाता है। सर, वे आउट क्या है? गवर्नमेंट किधर जाए सर? कौन सी साइड को चूज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने अगर अभी तक साइड चूज नहीं की तो पाकिस्तान ऑलरेडी लेट है, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका से पाकिस्तान को खामखा दुश्मनी लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमने दुश्मनी की बात कभी की उनके साथ। तो पाकिस्तान तो कोशिश करता रहा है। अब मसला अमेरिका का ये है, देखिए, अमेरिका के जो फैसले हैं, बड़ी ताकत है, बड़ी सोच होनी चाहिए उनकी, लेकिन बहुत सारे फैसले उन्होंने गुस्से में और इस तरह के फैसले किए हैं जैसे 9/11 के बाद। और लगातार अभी जो उनकी टेस्टिमनीज हो रही हैं, सारे उनके जनरल्स जो बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस जो बात कर रहे हैं, और मुझे लगता ये है कि लगातार वो गलतियां करते आए हैं। अब उनको एहसास हुआ है इस चीज़ का। तो इस किस्म के गुस्से की हालत में जब उनको इतनी बड़ी हिम्मत उठानी पड़ी है, वो कोई भी कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे अगर वो गुस्से की हालत में फैसला करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, एक दिन में हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। इसमें भी हमने बहुत खूबी से, बहुत इंतहाई मेहनत के साथ अपने आप को यहाँ पहुँचाया है, और इसका कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। पाकिस्तान को जब तक हम लेट से
अगर हम अपने जो ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अगर हम अपनी गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी चीज़ें भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो हमारे लिए तो सस्टेनेंस वैसे ही मुश्किल है। फिर रिजर्व हमारे इतने लो हैं कि 2 झटके बर्दाश्त हम करने के काबिल नहीं है इस लिहाज से। इसलिए पाकिस्तान से बातें मनवाई जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान से बातें मनवाने के लिए इंसेंटिव उतना ही बड़ा होना चाहिए जितनी ये बातें मनाई जाती हैं। वो पहले हम बातें मानते रहे हैं उनकी, और बातें मानने की कीमत भी हम अदा की है हमने। नहीं, उसका कौमी अगर फरोख्तन फायदा हुआ बचे है तो अर्जा वो फरोख्तन short term पहले में तो बहुत बहुत सस्ते में मांगते रहे हैं सर, बहुत ही। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो बात है, अगर पाकिस्तान को मजबूरी है हमारी, और इसमें स्टेट क्राफ्ट में जब इस लेवल पे बात होती है पाकिस्तान की सालमियत की है, पाकिस्तान की वेलबींग की है, तो उसमें आपको कुछ ऐसे कड़े फैसले करने पड़ते हैं। और वो कड़े फैसले जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, क्योंकि चीन के साथ इस वक्त पाकिस्तान अलहदा होने की पोजीशन में ही नहीं है। अमेरिका ने ऑन द अदर हैंड गुज़श्ता 10, 20, 30 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई मेजर काम नहीं किया। हालांकि उनकी मंडी पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, 22 करोड़ का मुल्क है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो जी 22 करोड़ का मुल्क है, उसको वो भी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका से इस तरीके से जो है मुखासमत का वो रिस्क ले इससे। तो पाकिस्तान ने जो पहले से एक्ट है पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो मैं कहता हूँ ना कि अपना डोल डाल दिया हुआ है कि ठीक है चीन के साथ, और चीन के साथ जो दूसरे इत्तेहादी हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और उसी में पाकिस्तान ये समझता है कि हमारी बेहतरी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो हमें ही उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। Exactly. और इसी तरह पाकिस्तान भी पहले भी यही मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ किया जाए, हम खुद अपने लिए काफ़ी हैं इस सिलसिले में। लेकिन अफगानिस्तान को अगर हम अफगानिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है बुरी हालत में है, वो जो ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो रहा है, बार बार हम बात भी कर रहे हैं इसकी, कुछ तो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अगर ये हालात देर तक चलते रहे तो अफगानिस्तान से फिर क्या होगा आगे? जो आगे देखिए आपके डॉलर के ऊपर बड़ा खौफनाक इंपैक्ट आया है और वो लगातार आता चला जा रहा है। अगर बैनुल अक़वामी डोनर्स ने अफगानियों को पैसा ना दिया या अफगानिस्तान की इमदाद बहाल ना की, उनके फंड्स रोके रखे, तो पाकिस्तान के डॉलर पे मजीद, क्योंकि 4 करोड़ की आबादी वहाँ भी रहती है और वो पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपने लेन देन का, तो हमारे यहाँ पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा। एक मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि आपने कहा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ तक कैसे पहुँची। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये आर्जी है जो प्रेशर बना हुआ है और ये महंगाई का बबल फट जाएगा, इसकी उम्मीद दिलाई है। इज इट पॉसिबल? क्या मुस्तकबिल करीब में ये हो सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नादरीन। शहजाद चौधरी साहब, इज इट पॉसिबल कि ये कुछ जो मईशत की सूरत हाल है इसमें प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीद दिला रहे हैं कि महंगाई के इस वक्त के हालात, कुछ आलमी चीज़ें जो हैं वो अशारिये ऊपर नीचे हुए हैं, आलमी सतह पे महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत हों या किराए हों या दीगर, इवन तो कंटेनर्स का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर कीमतें कमोडिटीज़ की बढ़ गई पूरी दुनिया में। ये वो इम्पैक्ट है और उनके बकौल ये ख़त्म हो जाएगा कि सप्लाई चेन बहुत इफेक्ट हुई है। इज़ इट पॉसिबल सर, ये वाकई हो सकता है? जब पहले एक छोटा सा हिस्सा अगर आप इजाज़त दें तो सर पिछले सवाल में जो कि हम बात कर रहे थे, चीन की मिसाल लेते हैं। देखिए इस वक्त $9.5 अरब का रौला है जो कि अमेरिका ने रोक लिया है तालिबान का, कि अगर वो फारिग कर दें, उनको दे दें $9.5 अरब, तो इनकी ज़िंदगी चल पड़ती है अफगानिस्तान की। चीन के पास अरब डॉलरों की कमी है, $9.5 अरब के देना क्या मुश्किल है चीन के लिए? काम ही शुरू करवाना है ना, एक अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, वहाँ से फिर उसने रास्ते बनाने हैं, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहिए। हालांकि डायरेक्ट भी उसके पास एक्सेस है, लेकिन वो समहाउ अफगानिस्तान के थ्रू एक्सेस लेना चाहता है, क्योंकि सीपैक हमारा फिर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारा कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा। चिपचे जाए कि वो और रूस मिल गया, मैं ये बताना चाह रहे हैं और सिखा रहे हैं कि यार बात सुनो, जल्दी मत करना, डोंट एक्सेप्ट। तो इसलिए वी डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी। चौथी बात, एक और चीज ख्याल करें कि अमेरिका के तो इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ हमने बहस कर ली, मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान के कोई इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ? यानी ये जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे थे अपने जवाब के अंदर के फाइनेंशियल के अलावा क्या कोई इंटरेस्ट ऐसे भी हैं कि आप भी कोई तल्लुक रखना चाहते हैं अमेरिका? सबसे पहले तो $15 अरब की एक रिप्लेसिंग एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ लीजिए अपने लिए बिफोर यू डिसाइड टू ब्रेक। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं
जबकि हम तो इस वक्त जहां दुनिया खड़ी है दुनिया के साथ ही चलें। पहला हमारा काम यह है कि तालिबान वो सब कुछ करें जो कि उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। नंबर 2 ये कि वो हम उनके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मत आने दें एज फार एज पॉसिबल। उसमें जितने लोगों को शामिल कर सकते हैं मुल्कों को उनको शामिल करें, लेकिन वो इनफॉर्मल सपोर्ट होनी चाहिए। हमें बढ़ के चढ़ के उनका स्पोक्सपर्सन बनना या उनका केस लेके दुनिया में जाना, इससे बचने के। क्विकली ऑन टू योर क्वेश्चन, देखिए मैं समझता हूँ, मैं एग्री नहीं करता। जब कीमतें चढ़ जाती हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन अप, हाँ तेल की कीमत कभी ऊपर नीचे आएगी, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि $75 के $80 के करीब इसको रखा जाए। अगर $75-80 के करीब पर बैरल रखा जाता है दुनिया में, तो दुनिया समझती है कि तेल की कमोडिटी प्राइस बिल्कुल बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है, एक एवरेज स्टेबल प्राइस है। तो अगर वहाँ पे है और $40 से ऊपर जाके 80 पे आ गई है, 85 पे आ गई है, तो फिर पाकिस्तान का मसला तो हल नहीं होता। दूसरा, सप्लाई एंड डिमांड का जो मसला है ना, जो कि उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन, असल में वज़ीर-ए-आज़म साहब बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। वो चूँकि इंटरनेशनली वेल ओरिएंटेड हैं, इसलिए माशाल्लाह वो इकोनॉमिक्स भी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जहाँ सप्लाई चेन्स की बात हो रही है, यहाँ पे कंटेनरों की। वो जो जनरल साहब बात कर रहे थे कि हमने तो गंदम लेके जानी है ज़मीन से उठा के मार्केट तक, हाँ। और फिर हमने ये मेक श्योर करना कि यार चीनी जो बनती है वो हमारे लोगों को मिल जाए। बस तो अगर आप चीनी और गंदम का पक्का कर लें कि ये आपस में सूबों के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, इनके साथ कोई सियासी खेल ना खेल रहा हो, और दूसरा अफगानिस्तान में जितनी जा रही है वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक जाए। अगर आप ये 2 काम कर सकते हैं ना, तो आपके यहाँ इतनी गंदम और इतनी चीनी है, और घी भी हम कोई मक्खन बना के पूरा कर लेंगे, वरना पाम ऑयल मलेशिया से ले लेंगे। वो बोलते हैं सरप्लस आप पैदा करते हैं गंदम। तो मेरा ख्याल है हमारी सप्लाई चेन जो है ना, जो पाकिस्तान के अंदर की है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की ये गवर्नेंस इशू है, इट्स अ गवर्नेंस इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और समझ की बात है कि यार अपने मामलात को पहले देख लो मुल्क के अंदर, फिर हम सप्लाई चेन दुनिया की के देखो जी, वो जो कार्ड्स हैं ये जो बनाए जाते हैं, उनकी कीमतें किधर से किधर चढ़ गई हैं। गाड़ियां क्यों इतनी तेजी से नहीं बन रही, जो हाइब्रिड और ऑटो चिप पे चलने वाली टेस्ला क्यों फंसी पड़ी है। ये इंटरनेशनल चेन की बातें, हम अभी तक उधर पहुंचे नहीं हैं। इसीलिए अपने वजन के अंदर रहते हुए अपने एरिया में बात करें, इंशाल्लाह अफाका होगा उससे। लेकिन अगर हम उधर की बातें करते रहेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। जी मदराबाद साहब, इंटरनेशनल प्रेशर्स का या नेशनल फैक्टर्स का पाकिस्तान में महंगाई में कितना रोल हो सकता है? यानी हमारा अपना भी तो किया कराया है ना हम कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे पा रहे हैं, ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ना कोई मजिस्ट्रेट, कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, मादर पिदर आजाद, जिसका जो दिल करता है वैसे बेचता है। देखिए इमरान, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सही बात बताएं। ये जो हमारा तरीका है ना, नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता ठीक। मुझे बताएं कि कितनी कीमतें जो हैं, जो बड़ी हैं, वो नीचे आई हैं जब पेट्रोल की प्राइस नहीं आती नीचे। दवाओं की कीमतें लोगों की रीच से बाहर हो गई। एग्जैक्टली। अभी कल वो एक मेरे घर पे पानी डालने आया था टैंकर, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि सर पहले मैं अपने बच्चे को दिखाने ले कम से कम 400 का बिल बनता था, अभी मैं कल ले हूँ तो वही बिल 1200 का बना है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि दवाओं की कीमतें किस रेशो से बढ़ रही हैं। इसका ताल्लुक बिल्कुल इंटरनेशनल इशू से नहीं है। इमरान खान ग्राउंड रियलिटीज से बिल्कुल नावाकिफ है। वो जो आईबी ने रिपोर्ट दे दी, स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दी, कुछ इनके अब जाएं मार्केट को मालूम तो करें। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे, और गवर्नेंस के जो मामलात हैं, आपके फूड इंस्पेक्टर्स के मामलात सेट हैं दुकानदारों के साथ, स्टोर्स के साथ। वो आते हैं, वो अपना हिस्सा ले जाते हैं, आप कीमतें कहीं से कहीं पहुंचा दें। अगर कोई किसी की कीमत जो है आपने 400 रुपये रखी है, तो वो जो डिपार्टमेंट स्टोर वाला है वो 600 रुपये की बेचेगा। वो कितने लोग पकड़े गए? आप मुझे बताएं। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आपके सामने ही है। आप चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी चाहिए उनको आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे मामला गवर्नेंस से हैं। इसका ताल्लुक इंटरनेशनल से नहीं है, ग्लोबल इश्यूज से नहीं है। वहाँ है प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी मदराबाद साहब का जनरल साहब, मैं मदर साहब की तरह ऑडियो चली गई है, अब इसी पे आप भी रोशनी डालें सर कि ये कोई बैन अल-अक़वामी तो नहीं सारी चीज़ें हैं। देखें घी की प्राइस तो आप कह सकते हैं कि चलें बाहर से हम सारा का सारा लेते हैं, लेकिन सर यहाँ पे लोकली
प्रोड्यूस होने वाली बेशुमार चीज़ों की कीमतें ऊपर चले जाना, फिर माफियाज का बीच में मुतहरिक हो जाना, यहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो ये कहकर जान तो नहीं छुड़ाई जा सकती सर। नहीं, इशू तो यही है ना कि जो सब ये बात कर रहे हैं, इस बात पे तो हम तीनों मुत्तफिक हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बातचीत लगती तो बहुत अच्छी है और हम उस तरह सोचना भी चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ उससे मैच नहीं करती। ये मेडिसिन की बात कर रहे थे मजहर अभी, हकीकत ये है, आप देखिए कि मेडिसिन को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है ये सारा, ये भी एक माफिया है जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने खुद दी, फॉर्म है उनका, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि मुझे लेके जाए, मैं बताता हूँ हमारे साथ हो क्या रहा है। वो हम उसको बात करने को तैयार नहीं है। उसमें हम चीनी के बारे में जितनी आपके कमीशन बने, रिपोर्ट्स हैं, क्या हुआ उसका, गंदम के बारे में, आटे के बारे में जो बना, क्या हुआ इसका। देखिए तेल की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं इंटरनेशनली, वो हमारे लिए पाकिस्तान की एक बर्डन है, बट अगर वो एक लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान उसको शायद हैंडल करने काबिल हो जाएगा। लेकिन उसके मुताबिक जो बाकी चीज़ों की अब कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी इफ इट कंटिन्यूस जिस तरीके से बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी उससे, और उसकी आमदनी उसकी बढ़ेगी नहीं उसके मुकाबले में, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो बड़े सामने है ना। इसका तनख्वाहदार तबका, स्पेशली वो 25% लोग जो तनख्वाहदार हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जी, शहरों में रहते हैं वो, और ये जो आम आपका जो मजदूरी कर रहा है वो तबका, एक अच्छा, एक तो ये है। दूसरी तरफ एक और खूबसूरत तस्वीर आप देख लीजिए, पाकिस्तान में जो गाड़ियां बन रही हैं, कोई गाड़ी आप पैसे जमा कराएं आपको इमीडिएटली नहीं मिलती, 6-6, 7-7, 8 महीने के बुकिंग हुई है उनकी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम जरूर कर दी है, कीमतें उन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान की सड़कों पे आप गाड़ियों की तादाद देखें तो आप रोज के हिसाब से बेसाब बढ़ रही है उसमें, और क्वालिटी भी देखें, जरा क्वालिटी भी देखें, गुर्बत का कोई इफेक्ट, क्वालिटी तो बड़ा ही गरक कर दिया ना। ये हमने खुद जानबूझ के इसमें, और तमाम हुकूमतें इसमें शामिल है इस गुनाह में। जन साहब गाड़ी को मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची बात, मेरे फादर गाड़ी में जा रहे थे, भैंस ने गुजरते हुए दुम मारी है और वो गाड़ी में डेंट पड़ा हुआ है सर, और ये बड़ी अच्छी नई गाड़ी है बिल्कुल, ये तो भैंस ने सिर्फ गुजरते हुए दुम मारी है, मैं आपको दिखा सकता हूं, उसके अंदर डेंट पड़ा हुआ है गाड़ी में। ये कौन सी गाड़ी है सर? देखिए ये तो जब ये देखिए जो शुरू में जो गाड़ियों को बनने की आई थी वगैरह, तो एक खास एक मंसूबा था उसके तहत, उसको किसी ने फॉलो नहीं किया उसके ऊपर। उसमें जो डिलिनेशन होनी थी वो क्या हो रहा है उसमें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल नाकारा है वो पाकिस्तान से बनवा के बाकी सारी चीज़ें वही आपको दे, वही स्पेसिफिकेशन की गाड़ी जो पाकिस्तान में सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन है, दुनिया में उसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं है, चाहे वो है, चाहे वो एक्विटा है, चाहे दूसरी सारी गाड़ी। लेकिन आप देख लीजिए गाड़ियों की कीमतें और गाड़ियों की जो खपत है कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में। तो एक लेवल पर तो पाकिस्तान की जो पैरेलल इकॉनमी है वो तो प्रोग्रेस कर ही रही है, उसको तो हमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। अगर कहीं थोड़ी हमने कोशिश की हाफ हार्टेड तो कभी कामयाब उसमें नहीं हुए। जो आपकी इकॉनमी, जो आपकी बाकायदा उसके बारे में आपकी फिगर्स मिलती हैं आपको, जिसमें उसका हाल हम सबके सामने है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के मेरे ख्याल है उनको सोचना चाहिए, और उनके साथ जो उनके दोस्त बैठे हुए हैं जो उनको समझाने वाले हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनसे वो बात ना करवाएं जो कल को प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही उसको डिफेंड ना कर सकें। ये बिल्कुल ठीक है, अब हमें इसको मानना पड़ेगा। सर एक इशू और है, मैं मदरबाद साहब वापस आ गए लाइन पे। मदरबाद साहब अपनी बात मुकम्मल कर दें, लेकिन साथ ही साथ सर ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस दिया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं हो जाता तब तक जो पुराने चेयरमैन नैब हैं वो काम करते रहेंगे। यानी जो नैब का ऑर्डिनेंस है 1999 का, उसकी शेक नंबर 6 ये कहती है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत को तौसी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये ऑर्डिनेंस ये कहता है, इसका मतन ये है कि जावेद इकबाल नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम करते रहेंगे। तो ना होगा नए चेयरमैन का तकर्रुर और जावेद इकबाल साहब ना जाएंगे, तो मदरबाद साहब ये कैसा आइडिया है? देखिए बिल्कुल फजूल आइडिया है। असल चीज ये है कि देखिए इसकी स्पिरिट बहुत अच्छी थी कि आप नॉन एक्सटेंडेबल, और एक बात आपको क्लियर थी कि जी जो भी आएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया जी चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट होगा, खत्म होगी। देखिए वहां कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होती चीफ जस्टिस के मसले पे। बिल्कुल इसी तरह अगर चेयरमैन नैब एक आदमी ने 4 साल परफॉर्म किया है ना, एक तो उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, कितनी मरतबा कितना पीरियड चाहिए उनको। मतलब आपने 3-4 साल अच्छी बुरी जो भी परफॉर्मेंस आपने दे दी ना,
मतलब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं जारी हो रहा कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये एक मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड पे आदमी को जाना चाहिए ना कि वो हमारे यहाँ नहीं है। दूसरे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या आपको कोई अच्छे ग्रेड 22 का अफसर नहीं मिल रहा, क्या आपको कोई अच्छा रिटायर्ड जज नहीं मिल रहा, कोई आपको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नहीं मिल रहा जिसको आप यहाँ लाके लगा सकें कि आप इनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं और उसके लिए तरीक़ेकार तलाश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बेसिक स्पिरिट के खिलाफ है। मतलब फटा तो ये है कि वो कानून में लिखा है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान मिलकर फैसला करेंगे, तो शहबाज शरीफ क्या उन्होंने तफ्तीश किससे करवानी है? ये बड़ी अजीब चीज है। या तो शहबाज शरीफ अपने आप को अलग कर लें इससे। नहीं। देखो इमरान, असल चीज ये है, हम इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ मशवरा दे सकते हैं ना, शहबाज शरीफ फैसला नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। अगर शहबाज शरीफ के हाथ में फैसला होता ना तो मैं उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहता। शहबाज शरीफ की बात को मानना ना मानना वो गवर्नमेंट का काम है। इसका अगर आपने अमेंडमेंट ही करनी है तो अमेंडमेंट आप इस तरह करें कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग कमीशन बना दें, 4 लोगों का 5 लोगों का एमिनेंट सिटीजन्स का, वो सिलेक्ट किया करें चेयरमैन नैब की सिलेक्शन। या उसमें ये डाल दें कि नैब का कोई भी मुल्जिम चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, वो कभी भी फैसला नहीं कर सकेगा कि कौन होगा अगला चेयरमैन। नहीं, आप उससे हटाई देना। जब आप ऐसे 4 लोगों को एमिनेंट सिटीजन को कैरेक्टर इंटेग्रिटी वाले लोगों पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाएंगे और वो कमीशन फैसला किया करेगा कि कौन चेयरमैन नैब होना चाहिए, कौन नहीं चाहिए, और उस कमीशन की भी आप चेंज कर सकते हैं उसको हर 4 साल बाद एक नया कमीशन बनाए, नए लोगों को लेकर आए ताकि कोई भी वल्नरेबल ना हो। यहाँ प्रॉब्लम यही होती है कि लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हाई मॉरल ग्राउंड से जाने का लोगों के तसव्वुर ही नहीं है कि हाई मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन किया करें, हाई मॉरल ग्राउंड पे रिटायर हुआ करें। हम सब चाहते हैं कि एक 2 3 जितनी भी एक्सटेंशन हमें मिल सकती है मिले मैक्सिमम। ठीक है, एक ब्रेक सर लेने का कह रहे हैं, मैं वापस आता हूं। शहजाद चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। शहजाद चौधरी साहब, ये डेडलॉक और ये चेयरमैन नैब, वैसे अगर चेयरमैन नैब का आप ये देखें कि वो सबका एहतसाब नहीं कर पाए, अगर आप ये कहना चाहें तो ठीक है, आप कह सकते हैं। एक पेशी पे बुलाया उस्मान बुज़दार को, उसके बाद दोबारा बुलाया और फिर कभी बुलाया ही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। हुकूमत को वैसा रगड़ा नहीं लगा जैसा अपोजिशन को लगा, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान की नैब के 17 साल एक तरफ और ये 3 साल एक तरफ, अगर आप रिकवरी को देखें तो उन 17 सालों से दुगनी रिकवरी इन्होंने 3 साल में कर दी है, ये आपको मानना पड़ेगा सर। और उसके बाद एक्सटेंशन का ये वाला तरीका, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि जितना नैब एक्टिव हुआ है इन चेयरमैन नैब के नीचे उतना पहले कभी एक्टिव नहीं हुआ। पहले तो हमारे 2-3 ऐसे चेयरमैन रहे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस चीज़ के बारे में कोई ख़त लिखूँ या कोई एक्शन लूँ, आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली उन्होंने कन्फ्रंट किया उस चीज़ के ऊपर। वो भी एक नैब था, एक ये भी नैब है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इस नैब से और बहुत ज़्यादा तवक्को की जा सकती थी, लेकिन जो नैब एक दफ़ा चल पड़ा है उससे ये तवक्को ज़रूर की जा सकती है कि वो आगे चल के शायद इससे बेहतर भी काम कर सकता है। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ जो करंट चेयरमैन है यही एक वाहिद आदमी है इस मुल्क के अंदर जो कि नैब को इस तरह चला सकते हैं या इसे बेहतर चलाने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते? मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि उनकी जगह पे लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ये बताइए कि पिछले चंद दिनों के अंदर अगर साकिब निसार साहब कैसे रहेंगे? साकिब निसार साहब को तो बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो बदकिस्मती से उनकी जो खुद से वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, वो खुद नहीं आना चाहिए उनको। और वैसे भी वो लंदन में रह रहे हैं इस वक्त, एज फार एज आई नो। इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा, तो इसलिए मेरा अपना हमारे पास बड़े अल्लाह ताला ने बड़े गिफ्ट दिए हैं सर। नहीं, गिफ्ट माशाल्लाह उनके पास बहुत हैं। और लेकिन देखिए, 2 बड़े इश्यूज जो आए हैं पिछली दिनों की सियासत में पाकिस्तान की, वो क्या थे? EVM और चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान की सियासत क्या इन्हीं 2 बड़े इश्यूज के दरमियान फंस के रह गई है? हमारी सियासत की सोच और पहुंच यहाँ तक है कि EVM मशीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आपका हाथ भी काफ़ी है, वो पर्ची भी डाल के अगर आपकी नीयत ठीक हो तो काम हो जाता है। लेकिन जहाँ नीयत ठीक ना हो वहाँ मशीनें भी फेल हो जाती हैं।
तो इसलिए सबसे पहले तो अपना ईमान और नियत अगर ठीक रखेंगे तो, और मेरा ख्याल है इस तरह से काम करेंगे, किसी को कोई शक शुबे की गुंजाइश ना रहे, तो फिर इंशाल्लाह काम उसके साथ भी ठीक हो जाएगा। इसमें मशीनों का काम ज्यादा इंसान की शक शुबे की गुंजाइश ना रहे, या ऐसा काम ही ना करेंगे शक शुबा हो किसी को, या काम ऐसे करेंगे शक ही ना हो किसी को। एग्जैक्टली और कोई धुंध शुंध कहीं से नहीं आनी चाहिए, और ये जो है ये बिल्कुल शफाफियत के अंदर काम होना चाहिए। लेकिन मेरा मतलब है कि ये सियासत को हटना चाहिए। असल में क्या है, सियासत क्या बुग़्ज़े मुखालफत क्या कहते हैं ऑपोजिशन के अंदर हो रही है, या पाकिस्तान की हो रही है, या नैब की बेहतरी के लिए हो रही है? मेरा अपना ख्याल है कि ये ऑपोजिशन को तंग करने का एक तरीका है कि तुम्हारी चिड़ है ये चेयरमैन जावेद इकबाल, और मैं इसको, और उसकी वजूहात बेशुमार है, वो 2-3 उन्होंने बताई, मैं इसको नहीं निकालूंगा, ये इधर ही है। अच्छा, अब इसका फायदा किसी को कुछ होता है या नहीं होता, ये दूसरी बात है। लेकिन मतलब इस वक्त जो सियासत का महवर है वो इस वक्त यही बात है कि मैं दूसरी साइड को कितना तंग कर सकता हूँ और वो मुझसे कितने आवाज़ आ रहे हैं इस वक्त। तो ये है मेरे ख्याल में, और जहाँ पर अगर इस तरह की नीयत होगी तो फिर वाकई में मशीनों के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात आ सकते हैं। जनरल साहब, शख्सियात अगर आगे चीज़ों को बेहतर क्या ख़राब करेंगी तो फिर हम वहीं खड़े हैं जहाँ हम खड़े हुए थे। अगर तो सिस्टम बेहतर डिलीवर करना शुरू कर दे, फिर हमने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया, हम कुछ 4 कदम आगे बढ़े हैं। यानी ये चेयरमैन नैब जाते हैं, नए आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने अब वो नहीं करना जो पिछला कर रहा था, और अब एहतसाब वैसे नहीं होगा, तो सर सिस्टम तो ना हुआ, फिर तो शख्सियात की मर्जी हुई। देखिए, हमारा तो इशू यही है कि हमने शख्सियात से पीछा छुड़ाने की कोशिश ही नहीं की। चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए, चाहे यहाँ पे आ जाती है। तो हमारे लिए मसला ये है, हम एक शख्सियत है उसके पीछे पड़ जाते हैं, या तो उसको हम बिल्कुल शैतान बना देते हैं, या किसी के लिए फरिश्ता बन जाता है वो। बिटवीन द टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को हमने घुमा दिया है बिल्कुल कहीं ना कहीं। दूसरा एक और इशू जो है वो ये भी है कि आप देखिए, ये जो भी शहजाद बात कर रहे थे, ना करना निकलना नहीं, ये इधर नहीं होता कम थे। पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी जब तक एक ख़ास किस्म का डंडा और ख़ास स्पीड से, ख़ास ताकत के साथ उसका डर नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका ले लें, किसी और जगह ले लें, काम ठीक होता नहीं है ऐसे। तो आपको ये सब दोनों मिला के काम करने हैं आपके। सियासत को हमने 80 की दहाई में उससे बाहर निकलने दिया नहीं है, वहीं भी हम फंसे हुए हैं। मुखालिफिन है या हमारे डंडा तो सर कानून का होता है दुनिया भर में, साथ मिलकर कानून का डंडा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक बेसिकली तो उसी इशू तो वही आपका बना हुआ है ना, चाहे नैब की आप बात कर लें, वरना आपने इतने सारे इदारे बना दिए हैं। अगर नॉर्मल आपके इदारे काम कर रहे होते तो शायद की जरूरत ही ना पड़ती। आपकी इंस्टीट्यूशन को प्रोग्रेस करना चाहिए, उसको आप बेहतरी लाइए, इंस्टीट्यूशन को ठीक करें। उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि वो सूट नहीं करता हमें। थाना कचहरी कल्चर के बारे में सबने बात की, कोई से निकलना नहीं चाहता। आपके अदालती निज़ाम के बारे में सबने बात की, उसको ठीक करना नहीं चाहता, क्योंकि ये पता है लोगों को इससे कैसे निकला जा सकता है। सिलेक्शन जजेस पे सबने बात की कि यार ये तरीका जो है पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा, लेट्स फाइंड ए बेटर वे। कोई इससे बात नहीं करता, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। तो आपकी पॉलिटिक्स फंसी हुई है 80-90 की दहाई में, दुनिया आज 21वीं सदी में बैठी हुई है, तो मैच ही नहीं कर रहा उससे आपसे। तो आप जो भी कर लेंगे, अब जो भी करते रहें इसमें, चाहे जावेद इकबाल साहब को रखें, किसी और को रखें, पैसे ज़्यादा या कम होने से मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है, इंसाफ हो रहा है, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्रिटिक तो होती रहेगी इसमें। अगर उसमें आपकी बेहतरी ला रहे हैं, इसमें इवन हैंडेडनेस है, तो फिर मेरा ख्याल है वही सिस्टम आपका कामयाब रहेगा। उसके लिए जावेद इकबाल की किसी और की जरूरत नहीं है। सिस्टम ठीक होगा तो जो बंदा आएगा, अगर थोड़ा कमजोर भी हुआ, वो भी सिस्टम देकर उसको चल पड़ेगा आगे उससे। देखिए, इसमें अल्टीमेट ताकत की फिर ज़रूरत है या एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है? जितनी पोलराइजेशन हो गई है, मतलब बात साहब, वो तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि सारे इकट्ठे बैठकर पाकिस्तान को एक अच्छा सिस्टम दे पाएँ। सबको एक दूसरे की नीयत पे शक है, और सब एक दूसरे को चोर दिल से समझते हैं, और एक दूसरे को चोर कहते भी हैं। ऐसे में इकट्ठा बैठना, नेशनल कंसेंसस पे पहुंचना, और पहुंच के सिस्टम को डेवलप करना, सर ये तो इम्पॉसिबल है। और इस हुकूमत के पास मेजॉरिटी तो है ही नहीं वैसी। आपको कंसेंसस की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी हुकूमत की जरूरत है। अगर हुकूमत अच्छी हो ना, यानी इस वक्त आप हुकूमत अपना क्रेडिट खुद ही नहीं ले रही। आपने नैब अगर आपके जमाने में एक्टिव हुई है तो ये क्रेडिट आपको जाता है ना। तो आप अगर जावेद इकबाल को एक्सटेंशन देंगे तो इसका ये मतलब होगा कि ये आप नहीं कर रहे, ये जावेद इकबाल साहब सारा कुछ कर रहे हैं।
पिछली हुकूमत भी अगर नैब को एम्पावर करती तो नैब पिछले कमरुज़्ज़मान चौधरी भी इसी तरह काम कर रहे होते, दूसरे भी इसी तरह काम कर रहे होते, उससे पहले वाले भी इसी तरह काम कर रहे होते, ठीक बात। मुशर्रफ साहब के पीरियड में। अगर आप उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप करते चले जाएं, वही होगा। इमरान खान साहब को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो एक नए चेयरमैन नैब को लाते हैं, और मैं नैब के अंदर अफसर बता सकता हूँ जो शायद इनसे ज्यादा इंटेग्रिटी वाले लोग हों, जो वो आप अगर किसी अच्छे आदमी को लाएंगे तो सर मिसाल के तौर पे सर आप कोई मिसालें देते हैं, दो चार, शायद गवर्नमेंट सुन ले हमारी बात। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ रहा है हुसैन असगर साहब के पास, और मैं समझता हूँ हुसैन असगर साहब के ऊपर जो है उनके बारे में बहुत से लोगों की बहुत अच्छी राय रही है। शायद और भी लोग हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल चीज क्या है? असल इलेक्शन कमीशन देख लें आप। इलेक्शन कमीशन आप खुद मुंतखब करते हैं, फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। चेयरमैन पैमरा को एम्पावर करें, पैमरा आपको डिलीवर करके देगा। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें, इलेक्शन कमीशन डिलीवर करके देगा। आप नैब को एम्पावर करें, नैब जो है वो डिलीवर करके देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक आदमी के साथ जुड़े रहें। एक आदमी के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन को कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं करते, चाहे वो आदमी जितना भी अच्छा हो। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर यही आदमी है, इसके बाद सिस्टम बैठ जाएगा। नैब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक आदमी के पास पावर है। नैब के अंदर पावर डेलीगेट ही नहीं हुई है। सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि नैब के अगर 4 डायरेक्टर्स हैं तो वो 4 लोग होने चाहिए। एक कमीशन होना चाहिए जो केसेस की जांच पड़ताल करे, वो फिर चेयरमैन समेत सारे लोगों को जाए। तो जब आप ये करेंगे ना तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। वरना क्या होगा, एक आदमी होता है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो वल्नरेबल होता है। एक चीज पे तीनों मेहमानों का कंसेप्ट, तीनों बहुत सीनियर लोग हैं, तो एक ही बात कह रहे हैं कि सिस्टम बनाइए, आदमी मत बनाइए। एक आदमी को खड़ा करके कोई इलेक्शन थोड़ी लड़वाना, ये तो सिस्टम है। सिस्टम बनेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, काम होता रहेगा। सिस्टम बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की। अभी तक तो नाकाम, लेट्स सी। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।